सोचिए अगर कोई एलियन अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी को देखे तो मतलब वो शायद इसे अर्थ या जमीन तो बिल्कुल नहीं कहेगा। हाँ, बिल्कुल नहीं। वो तो इसे देखकर सीधा सीधा कोई जल ग्रह या ओशन ही कहेगा। सही कहा, क्योंकि दूर से देखने पर हमारी पृथ्वी जमीन का कोई ठोस टुकड़ा नहीं लगता। ये बस पानी की एक बहुत बड़ी नीली बूंद जैसी नजर आती है। और मजेदार बात पता है क्या है? क्या? अंतरिक्ष युग से पहले, मेरा मतलब है 1870 के आसपास, मशहूर फ्रांसीसी लेखक जूल्स वर्न ने अपनी एक किताब में बिल्कुल यही बात लिखी थी। अरे वाह, 1870 में? हाँ, उन्होंने लिखा था कि महासागर ही सब कुछ है। ये पृथ्वी के 7/10वें भाग पर व्याप्त है। इसकी श्वास शुद्ध एवं स्वस्थ है और संसार का आरंभ महासागरों से हुआ है। और कौन जानता है कि इसका अंत इसी में ना हो। मतलब ये पंक्तियां सिर्फ कोई साहित्यिक विचार नहीं है। इनमें तो हमारे पूरे ग्रह का जो भूगोल है और विज्ञान है वो छिपा हुआ है। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, संसार का आरंभ महासागरों से हुआ, ये बात आज का विज्ञान भी मानता है। जीवन की पहली धड़कन पानी के भीतर ही शुरू हुई थी। हाँ, और आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी नीली दुनिया की मतलब गहराई में उतरने वाले हैं। बहुत ही दिलचस्प विषय है ये। है ना? आमतौर पर जब हम भूगोल पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में बस देशों की सीमाएं या महाद्वीपों के अलग-अलग रंग वाले नक्शे आने लगते हैं। हम जमीन को देशों में और पानी को नामों में बांट देते हैं। हाँ, वो बचपन वाले ग्लोब की तरह। बिल्कुल। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो पृथ्वी के दो सबसे बुनियादी हिस्सों मतलब महासागर और महाद्वीप, इनका एक ऐसा नजरिया पेश करती है जो इन इंसानी लकीरों से बहुत परे है। सही बात है। तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम ये समझें कैसे हमने अपनी सहूलियत के लिए एक पूरी तरह से जुड़ी हुई दुनिया को टुकड़ों में बांट दिया है, और कैसे महासागर सिर्फ पानी का एक बड़ा गड्ढा नहीं है, बल्कि असल में इस ग्रह के जिंदा क्या कहते हैं फेफड़े हैं। फेफड़े। और इस जुड़े हुए ग्रह को समझने के लिए ना हमें अपनी कल्पना को थोड़ा और विस्तार देना होगा। वो कैसे? देखिए, हमारे स्रोत में एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर का जिक्र है। ये तस्वीर लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर यानी चंद्रमा की कक्षा में घूम रहे एक उपग्रह द्वारा ली गई थी। अच्छा, तो चांद से ली गई तस्वीर है। हाँ, और इस तस्वीर के ठीक बीच में प्रशांत महासागर का विशाल नीला फैलाव दिखता है, और उसके किनारों पर बहुत ही छोटे आकार में अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका दिखाई देते हैं। मतलब जमीन एकदम किनारे पर सिकुड़ी हुई सी लगती होगी। एकदम सही। ये तस्वीर एक झटके में बता देती है कि इस ग्रह पर असली राज किसका है। पानी का ही राज है। और शायद इसीलिए शुरुआती अंतरिक्ष यात्रियों ने हमारी पृथ्वी को बड़े प्यार से नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट कहना शुरू किया, क्योंकि सतह का 71% हिस्सा केवल जल से घिरा है। बिल्कुल, 71% एक बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, लेकिन यहाँ ना मुझे एक दिलचस्प विरोधाभास लगता है। अगर हम पृथ्वी को पानी का एक ग्लास मान लें, तो ये कोई ऐसा आधा भरा हुआ ग्लास नहीं है जिसमें पानी नीचे शांति से बैठा हो। अच्छा, तो कैसा ग्लास है? भूगोल के नजरिए से ये एक ऐसा ग्लास है जिसे किसी ने थोड़ा तिरछा कर दिया है, जिससे सारा का सारा पानी एक ही तरफ इकट्ठा हो गया है। अरे वाह, ये एक बहुत ही सटीक उपमा दी है आपने। है ना? हाँ। इसका सीधा संबंध पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों यानी हेमिस्फीयर्स में पानी और जमीन के असमान वितरण से है। विषुवत रेखा वाला हिस्सा। हाँ। अगर ग्लोब को भूमध्य रेखा से आधा आधा बांटा जाए तो जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा आता है। उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया का ज्यादातर हिस्सा वहीं है। हाँ, वो नक्शे में ऊपर की तरफ भरा भरा सा लगता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही आप दक्षिणी गोलार्ध में उतरते हैं, नजारा पूरी तरह बदल जाता है। वहां जमीन के टुकड़े बहुत कम हैं और बस पानी का एक अंतहीन साम्राज्य है, जहां जिधर देखो बस नीला रंग हो। वहां हर गर्मियों में जल संकट की इतनी चर्चा क्यों होती है? मतलब पानी की कमी कैसे हो सकती है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, और इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प प्राकृतिक तंत्र काम करता है। देखिए, महासागरों का पानी विशाल तो है, लेकिन वो सीधे तौर पर हमारे पीने या खेतों में डालने के लायक नहीं है, क्योंकि वो खारा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये खारा कैसे हुआ? शायद हमेशा से ऐसा ही हो। नहीं, ये रातों रात नहीं हुआ है।
लाखों करोड़ों सालों से जो बारिश का पानी है ना, वो पहाड़ों और जमीन की चट्टानों से टकरा कर बहता रहा है। ये मीठा पानी अपने साथ उन चट्टानों से खनिजों और नमक को घोलकर नदियों के रास्ते समुद्र में डालता रहा है। अच्छा, तो नमक जमीन से समुद्र में गया है। बिल्कुल। पानी तो भाप बनकर वापस उड़ जाता है बादलों में, लेकिन जो भारी नमक है वो वहीं समुद्र में रह जाता है। करोड़ों सालों की इस लगातार प्रक्रिया ने ही समुद्र को इतना खारा बना दिया है। बाप रे, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और जो हमारे इस्तेमाल के लायक मीठा पानी है, वो पूरी पृथ्वी के कुल पानी का महज 3% है। सिर्फ 3%? हाँ, और उसका भी ज्यादातर हिस्सा बर्फ के ग्लेशियरों में कैद है। मतलब पानी बहुत है, लेकिन सीधा इस्तेमाल करने लायक बहुत ही कम है। इसीलिए जल संरक्षण सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि मानव जाति के जिंदा रहने की शर्त है। एकदम सही बात है। खैर, पानी के इस विशाल फैलाव को समझने के लिए और समुद्री जहाज़ों के नेविगेशन की सुविधा के लिए इंसानों ने इसे 5 बड़े महासागरों में बांट दिया है। हाँ, आकार के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, उसके बाद आता है अटलांटिक महासागर, फिर अपना हिंद महासागर है ना? बिल्कुल। हिंद महासागर तीसरा है, फिर चौथा है दक्षिणी या अंटार्कटिक महासागर, और सबसे अंत में सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। इन सब में हिंद महासागर की जो भौगोलिक स्थिति है वो मुझे हमेशा से बहुत खास लगती है। मतलब वो चारों तरफ से बहुत ही अलग तरह के भूभागों से घिरा हुआ है। हाँ, ये उसकी बहुत बड़ी खासियत है। इसके उत्तर में एशिया का विशाल महाद्वीप है, पश्चिम में अफ्रीका है, पूर्व की ओर जाएं तो ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, और दक्षिण में ये दक्षिणी महासागर की ठंडी लहरों से जाके मिल जाता है। और भारत के पास इसके 2 प्रमुख हिस्से हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। एकदम सही। लेकिन यहाँ ना मुझे स्रोत सामग्री का एक वाक्य बहुत गहराई से हिट किया। कौन सा वाक्य? उसमें साफ साफ लिखा है कि महासागरों का ये सीमांकन प्रचलन से अधिक कुछ नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक जगत ऐसी किन्हीं भी सीमाओं का पालन नहीं करता। मतलब प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर के बीच में कोई असली दीवार तो है नहीं पानी में? बिल्कुल नहीं। ये भूगोल की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक है। हमने समुद्री जहाज़ों के रास्तों को आसान बनाने के लिए और नक्शों को पढ़ने के लिए ये 5 नाम गढ़ लिए हैं, अपनी सहूलियत के लिए। हाँ, लेकिन ज़मीनी हकीकत तो ये है कि पानी बिना किसी बॉर्डर के पूरी पृथ्वी पर घूमता रहता है। प्रशांत का ठंडा पानी गहरे समुद्री रास्तों से बहकर अटलांटिक में पहुंचता है, और अटलांटिक का पानी हिंद महासागर में। बिल्कुल। वैज्ञानिक इस पूरी प्रक्रिया को थर्मोहेलिन सर्कुलेशन कहते हैं, या फिर आम भाषा में महासागरों का कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट, क्या बात है। हाँ, क्योंकि ये पूरा का पूरा जल निकाय असल में बस एक ही है, अलग अलग नहीं। और पता है, ये बात हमारी प्राचीन संस्कृतियां बहुत अच्छी तरह समझती थीं। स्रोत में भारतीय नौसेना के आदर्श वाक्य का भी जिक्र किया गया है, शं नो वरुण। बहुत ही शक्तिशाली वाक्य है। हाँ, इसका अर्थ है, हे वरुण, हमारे लिए कल्याणकारी हो। और इस सांस्कृतिक संदर्भ का यहाँ होना बहुत जरूरी भी है। देखिए, वैदिक काल में देवता वरुण केवल किसी एक नदी या सिर्फ एक समुद्र के देवता नहीं माने गए थे। अच्छा, तो वो किसके प्रतीक थे? उन्हें महासागरों की असीमता, उसके गहरे रहस्य और उस विशाल जलराशि का प्रतीक माना गया जिसका कोई और छोर ही नहीं है। मतलब कोई बाउंड्री नहीं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वज भी महासागर को अलग अलग टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक असीम प्राकृतिक शक्ति के रूप में ही देखते थे। और इस शक्ति के भीतर एक ऐसी दुनिया बसती है जिसकी हम इंसान सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। पानी की सतह पर तैरते छोटे छोटे शैवाल से लेकर नीले समंदर की गहराई में गोते लगाती विशालकाय व्हेल मछलियां, और वो गहरे समुद्री जीव भी। हाँ, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती ना, उन गहरी खाइयों में भी ऐसे अजीबोगरीब जीव पनप रहे हैं जो शायद पृथ्वी के बजाय किसी एलियन ग्रह के ज्यादा लगते हैं, और ये सब उसी एक पानी में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही कहा। लेकिन यहां से ना एक बहुत ही तार्किक सवाल उभर कर आता है। कैसा सवाल? अगर महासागर आपस में पूरी तरह जुड़े हुए हैं और उनके बीच की सीमाएं केवल इंसानी दिमाग की उपज हैं, तो क्या जमीन के उन बड़े टुकड़ों की गिनती भी, जिन्हें हम महाद्वीप कहते हैं, वो भी बस एक भ्रम है? सच बताऊं, ये सवाल मुझे भी बहुत परेशान कर रहा था। हाँ, क्योंकि मतलब बचपन से हमें स्कूलों में रटाया गया है कि दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। एकदम उंगलियों पर रटे होते हैं। हाँ, ये गिनती तो जैसे पत्थर की लकीर मानी जाती है।
लेकिन जब मैंने स्रोत सामग्री को ध्यान से पढ़ा तो उसमें साफ लिखा है कि महाद्वीपों की संख्या हमारी रुचि और नजरिए पर निर्भर करती है और ये 4 से 7 के बीच कुछ भी हो सकती है। 4 महाद्वीप, मतलब ये तो मेरा पूरा का पूरा भूगोल का गणित ही बदल गया। ऐसा कैसे हो सकता है? द्वीप की बुनियादी परिभाषा क्या है? भूमि का एक बड़ा और निरंतर विस्तार जो पानी से घिरा हो, हाँ, जो लगातार हो। अब अगर हम विशुद्ध रूप से भूगर्भ शास्त्र को देखें, यानी जियोलॉजी और टेक्टोनिक प्लेट्स के नजरिए से, तो यूरोप और एशिया के बीच पानी की कोई बड़ी खाई तो है ही नहीं। वो तो जमीन से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, वे भौतिक रूप से जुड़े हुए एक ही विशाल भूखंड हैं। मतलब जमीन को प्रकृति ने नहीं बांटा, इंसानों के ऐतिहासिक अहंकार और सांस्कृतिक अलगाव ने एक ही जमीन पर यूराल पर्वतों के सहारे एक काल्पनिक लकीर खींच दी और कह दिया कि इधर यूरोप है और उधर एशिया। ठीक यही बात है। भूगर्भ शास्त्री तो इसे केवल एक ही महाद्वीप मानते हैं, वो इसे यूरेशिया कहते हैं। यूरेशिया? हाँ, यूरोप और एशिया का इतिहास, उनका विकास और संस्कृतियां इतने अलग तरीके से पनपे कि हम इंसानों ने उन्हें दो अलग दुनिया मान लिया, लेकिन प्रकृति के नजदीक वे बस एक ही जमीन का टुकड़ा है। और अगर हम इसी लॉजिक को आगे बढ़ाएं तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका भी पनामा के पास एक बहुत ही संकरी पट्टी से आपस में जुड़े हुए हैं। वो भी तो निरंतर है ना? बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और कुछ वैज्ञानिक तो इससे भी एक कदम आगे जाते हैं। वो क्या कहते हैं? भूवैज्ञानिक इतिहास में अगर पीछे जाएं तो अफ्रीका भी मध्य पूर्व के रास्ते यूरेशिया से जुड़ा हुआ ही था। वो तो बाद में स्वेज नहर जैसी कृत्रिम चीजें बनी जिससे वो अलग दिखने लगा। ओहो, तो अगर हम इन सब जुड़े हुए भूखंडों को एक मान लें, मतलब अफ्रीका, यूरोप और एशिया मिलकर एक विशाल महाद्वीप एफ्रो यूरेशिया बन जाएं, और उत्तर और दक्षिण अमेरिका मिलकर सिर्फ अमेरिका कहलाएं और एंटार्क्टिका एक हो और ऑस्ट्रेलिया एक, तो सच में महाद्वीपों की संख्या सिर्फ 4 ही रह जाती है। गणित एकदम सही है। ये नजरिया तो हमने कभी स्कूल में पढ़ा ही नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि देखिए, ये 7 महाद्वीपों वाली बात हमारी साझा इंसानी समझ का नतीजा है। दुनिया को चलाने के लिए, राजनीति और अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमने 7 महाद्वीपों के मॉडल को ही ज्यादा व्यवहारिक माना। हाँ, सहूलियत के हिसाब से। और इस इंसानी समझ का सबसे बेहतरीन प्रतीक पता है क्या है? क्या? ओलंपिक खेलों के छल्ले। अरे हाँ, सफेद बैकग्राउंड पर वो 5 रंगीन छल्ले। बिल्कुल, वे 5 छल्ले दुनिया के 5 बसे हुए महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अफ्रीका, अमेरिका, जहां दोनों को मिलाकर एक ही माना गया है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। और अंटार्कटिका को इसमें शामिल नहीं किया गया क्योंकि वहां कोई स्थायी नागरिक नहीं रहते हैं। सही कहा। ये छल्ले दिखाते हैं कि खेल कैसे इन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक लकीरों के पार जाकर पूरी दुनिया को एकजुट कर सकता है। बहुत ही खूबसूरत बात है ये। तो ये बात तो हुई उन विशाल भूखंडों की जिन्हें हम महाद्वीप कहते हैं, लेकिन जमीन के वो हिस्से जो मुख्य भूमि से टूट गए या अलग थलग रह गए और जो चारों तरफ से पानी से घिरे गए, हाँ, जिन्हें हम द्वीप या आइलैंड्स कहते हैं, उनका भूगोल भी तो कम दिलचस्प नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। देखिए, महाद्वीप भी तो पानी से घिरे होते हैं, लेकिन उनका आकार इतना बड़ा होता है कि उन्हें द्वीप नहीं कहा जाता। हाँ, वो विशाल होते हैं। इसके विपरीत पृथ्वी पर लाखों ऐसे छोटे भूखंड हैं जो पानी के बीच स्थित हैं। और स्रोत में द्वीप की विशालता को समझाने के लिए ग्रीनलैंड का उदाहरण दिया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। बहुत बड़ा है वो। और इसका आकार समझने के लिए जो तुलना दी गई है ना, वो तो सच में हैरान करती है। कैसे? अगर भारत के 10 सबसे बड़े राज्यों का क्षेत्रफल एक साथ मिला दिया जाए, तब जाकर वो कहीं ग्रीनलैंड के बराबर होगा। सोचिए, एक द्वीप होने के बावजूद वो इतना विशाल है। बहुत ही विशाल। और द्वीपों की दुनिया में देखें तो हमारा भारत भी काफी समृद्ध है। हाँ, हमारे पास भी बहुत सारे द्वीप हैं। बिल्कुल, हमारे पास 1300 से अधिक द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं और अरब सागर में मूंगे की चट्टानों से बना हुआ लक्षद्वीप, जो बहुत ही सुंदर है। हाँ, और ये सिर्फ पर्यटन के लिए नहीं है, देश की रणनीतिक सुरक्षा के लिए भी ये बेहद अहम है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन द्वीपों और महाद्वीपों की इस पूरी चर्चा में एक नाम हमेशा सबसे अलग खड़ा होता है। अंटार्कटिका। हाँ, अंटार्कटिका। ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन यहाँ की दुनिया बिल्कुल ही अलग है।
मतलब ये किसी रेगिस्तान की तरह है, बस फर्क इतना है कि रेत की जगह यहाँ सिर्फ और सिर्फ बर्फ है। हाँ, ये पृथ्वी का सबसे ठंडा, सबसे शुष्क और सबसे तेज हवाओं वाला महाद्वीप है। यहाँ सामान्य मानव जीवन तो संभव ही नहीं है, क्योंकि पूरा भूभाग बर्फ की कई किलोमीटर मोटी चादर से ढका हुआ है। कई किलोमीटर मोटी? हाँ, लेकिन विज्ञान के लिए ना अंटार्कटिका एक टाइम मशीन जैसा काम करता है। टाइम मशीन? बिल्कुल, वहाँ की बर्फ की परतों में लाखों साल पुराने जलवायु परिवर्तन के सबूत दबे हुए हैं। अरे वाह! और मुझे ये पढ़कर बहुत गर्व हुआ कि भारत का इस जमे हुए महाद्वीप से एक बहुत ही गहरा वैज्ञानिक रिश्ता रहा है। स्रोत के मुताबिक भारत 1981 से ही अंटार्कटिका में अपने वैज्ञानिक मिशन भेज रहा है। और सबसे बड़ी उपलब्धि तो 1983 में आई थी, जब भारत ने वहां अपना पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन स्थापित किया था। दक्षिण गंगोत्री। हाँ, दक्षिण गंगोत्री। ये दक्षिण गंगोत्री की स्थापना ना मानव के दृढ़ संकल्प की एक बहुत बड़ी कहानी है। सोचिए, -40 डिग्री तापमान और बर्फीले तूफानों के बीच एक ऐसा स्टेशन बनाना जहां वैज्ञानिक रहकर शोध कर सकें। सोचना भी मुश्किल लगता है। और अब तक वहां 40 से अधिक वैज्ञानिक दलों ने काम किया है। और मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली लगी ना, वो ये है कि उस सुनसान सफेद रेगिस्तान में, जहां मीलों तक कोई इंसान नहीं होता, वहां हमारे वैज्ञानिकों के लिए जो आवास बना है, उसमें एक पुस्तकालय और एक डॉक्टर की सुविधा भी मौजूद है। बहुत जरूरी चीजें हैं ये। सच में, इतनी कठोर परिस्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए और मनोरंजन के लिए किताबें कितनी जरूरी हो जाती हैं। बिल्कुल, ये वैज्ञानिक अपना परिवार छोड़कर महीनों वहां रहते हैं। वे वहां ओजोन परत, मौसम और भविष्य के जलवायु परिवर्तन पर ऐसे शोध कर रहे हैं जो असल में पूरी मानव जाति को बचाने के लिए जरूरी है। सही कहा। अच्छा, अंटार्कटिका की उस जमा देने वाली ठंड से वापस लौट करना, जरा इस बात पर आते हैं कि ये महासागर एक आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी कैसे चलाते हैं। सीधा असर। हमने देखा कि महासागर विशाल है, रहस्यमयी है, लेकिन क्या वे सच में हमारी आपकी जिंदगी कंट्रोल करते हैं? बिल्कुल करते हैं। महासागर ही हमारी पृथ्वी का थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट मतलब तापमान को कंट्रोल करने वाला। हाँ, अगर महासागर न हो तो पृथ्वी का मौसम इतना उग्र हो जाएगा कि यहाँ जीवन का टिकना ही मुश्किल हो जाएगा। और भारत जैसे देश के लिए तो ये सीधे सीधे अस्तित्व का सवाल है। वो कैसे? हमारे यहाँ जो मानसूनी बारिश होती है, जिस पर हमारी पूरी कृषि निर्भर है, वो इसी महासागर के तंत्र का ही तो हिस्सा है। मतलब अगर हम इसके विज्ञान को थोड़ी सरल भाषा में समझें, तो महासागरों का पानी ही तेज धूप से भाप बनता है, फिर ऊपर जाकर बादल का रूप लेता है और हवाओं के साथ जमीन पर आकर हमारी फसलों की प्यास बुझाता है। एकदम सही। तो अगर ये नीला समंदर न हो तो हमारी पृथ्वी एक सूखा बेजान मरुस्थल बन जाएगी। हाँ, ये महासागरों का जीवन देने वाला पहलू है। लेकिन देखिए, महासागरों में अपार विनाश की शक्ति भी छिपी हुई है। वो भी है। जब पानी का तापमान बदलता है तो वहीं से विनाशकारी चक्रवात यानी साइक्लोन जन्म लेते हैं। और अगर समुद्र के तल में भूकंप आ जाए तो सुनामी जैसी भयानक लहरें उठती हैं। बाप रे, सुनामी का नाम सुनकर ही डर लगता है। हाँ, जो पूरी की पूरी तटीय बस्तियों को कुछ मिनटों में निगल सकती हैं। 2004 की सुनामी का दर्द तो कोई नहीं भूल सकता। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तकनीक ने हमें काफी हद तक कुछ सुरक्षा दी है। सिस्टम बेहतर हुए हैं। स्रोत में हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली का जिक्र किया गया है। ये प्रणाली समुद्र के भीतर होने वाली किसी भी हलचल को तुरंत भांप लेती है और हमारे देश में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, या जिसे हम NDMA कहते हैं, जैसी संस्थाएं इन आपदाओं के दौरान तुरंत बचाव कार्य के लिए एकदम तैयार रहती हैं। बहुत जरूरी संस्थाएं हैं ये। पर इन सब चीजों से परे, मतलब मौसम, आपदा, बारिश, इन सब से ऊपर महासागरों की एक ऐसी भूमिका है जिसे हम अक्सर पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। कौन सी भूमिका? स्रोत सामग्री महासागरों को बहुत स्पष्ट रूप से पृथ्वी के फेफड़े कहती है, लंग्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के फेफड़े? अरे, ये सुनते ही तो दिमाग में तुरंत अमेज़न के घने जंगलों की तस्वीर उभर कर आती है। हम तो बचपन से यही मानते आए हैं कि दुनिया को सांस लेने के लिए सारी ऑक्सीजन जंगलों और पेड़ों से ही मिलती है। और यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। सच में? हाँ,
जमीन के जंगल जरूरी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जरूरी नहीं है, लेकिन दुनिया की लगभग आधी ऑक्सीजन महासागरों के भीतर से आती है। आधी ऑक्सीजन समंदर से? लेकिन कैसे? समुद्र के पानी में तैरने वाले बहुत ही सूक्ष्म पौधे और शैवाल होते हैं, जिन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। फाइटोप्लैंक्टन? हाँ, ये छोटे पौधे ये चमत्कार करते हैं। वे सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल करके जमीन के पौधों की तरह ही प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस करते हैं। और इस प्रक्रिया में वे वायुमंडल से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं और बदले में जीवनदायिनी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ओहो, इसका मतलब तो ये है कि अगर महासागर बीमार पड़े या अगर प्रदूषण से ये सूक्ष्म पौधे मर गए तो इस ग्रह की सांसें सच में उखड़ने लगेंगी। बिल्कुल। जूल्स वर्न ने 150 साल पहले यूं ही नहीं कहा था कि इसकी श्वास शुद्ध एवं स्वस्थ है। उन्होंने तो बिना विज्ञान के ही ये समझ लिया था। हाँ, वो दूरदर्शी थे। और इसके अलावा महासागरों का हमारे समाज और संस्कृति पर जो प्रभाव रहा है, उसे भी तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता ना। बिल्कुल नहीं। हजारों सालों से हमने यात्राओं के लिए, व्यापार के लिए महासागरों का ही तो इस्तेमाल किया है। सिल्क रूट की तरह जो स्पाइस रूट था वो महासागरों के जरिए ही तो चला था। और तटीय इलाकों के लोगों का पूरा भोजन सदियों से मछली पकड़ने पर ही निर्भर रहा है। और इन सब चीजों ने मिलकर ना एक बिल्कुल अलग तरह की तटीय संस्कृति को जन्म दिया है। हाँ, एक अलग ही दुनिया है वो। आज भी मछुआरों और नाविकों की लोकगीतों में समुद्री देवताओं का डर और उनका सम्मान साफ दिखता है। जल परियों के किस्से हों या भयानक समुद्री दैत्यों की कहानियां और डूब चुके जहाजों के खजानों का रहस्य, समंदर ने हमेशा से हमारे भीतर खौफ और कौतूहल दोनों पैदा किए हैं। तो देखिए, अगर हम इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ें तो पूरी तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। हाँ। पृथ्वी का 71% हिस्सा वो जल है जो लगातार बिना किसी सीमा के बह रहा है, और उसी असीम जलराशि के बीच उभरे हुए जमीन के बड़े टुकड़ों को हमने अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अहंकार के आधार पर अलग अलग महाद्वीपों में बांट दिया है। हाँ। हमने आज ये जाना कि ग्रीनलैंड जैसा कोई द्वीप कितना विशाल हो सकता है और अंटार्कटिका जैसा कोई महाद्वीप कितना वीरान, लेकिन वैज्ञानिक रूप से कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जो आज हमने सीखी वो ये कि महासागर सिर्फ खारे पानी का एक विशाल गड्ढा नहीं है, ये मौसम का कंट्रोलर है और सबसे बढ़कर ये पृथ्वी का फेफड़ा है जो हमें हर पल सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दे रहा है। और इन सब के बीच जो मुख्य सबक निकल कर आता है वो यही है कि प्राकृतिक जगत किसी भी इंसानी नक्शे या सीमा का कभी पालन नहीं करता। सही कहा। और ये पूरी चर्चा ना एक ऐसा गहरा सवाल पीछे छोड़ जाती है जिस पर हम सबको रुककर सोचने की जरूरत है। कैसा सवाल? देखिए, मानव इतिहास ने अपनी सहूलियत के लिए एक ही निरंतर जमीन को यूरोप और एशिया में बांट दिया। हमने एक ही असीमित और लगातार बहते पानी को अपनी समझ के लिए 5 महासागरों का नाम भी दे दिया। लेकिन जब हम भविष्य की ओर देखते हैं, जब जलवायु परिवर्तन का संकट किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी का संकट बन रहा है, तो क्या हमारा ये बटा हुआ नजरिया बदलेगा? ये सोचने वाली बात है। क्या कभी ऐसा वक्त आएगा जब हम इन इंसानी नक्शों और मनगढ़ंत लकीरों से परे हटकर पृथ्वी को देख पाएंगे? क्या हम इस ग्रह को अलग अलग देशों, 7 महाद्वीपों और 5 महासागरों के टुकड़ों की बजाय एक संपूर्ण, जिंदा और आपस में गहराई से जुड़े हुए एकल जीव के रूप में स्वीकार करेंगे? ये विचार तो भूगोल की किताबों से बहुत आगे जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम खुद को इस ग्रह का मालिक न समझें, बल्कि इसका एक छोटा सा हिस्सा भर माने। क्योंकि जैसा कि चर्चा की शुरुआत में जूल्स वर्न के शब्दों में हमने सुना था, संसार का आरंभ महासागरों से हुआ है और कौन जानता है कि इसका अंत भी इसी में न हो। बिल्कुल सही बात है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही। इस नीले ग्रह की अनंत गहराइयों से बाहर निकलने का वक्त हो गया है। अगली बार फिर किसी नए विषय, नए स्रोत और उसकी छिपी हुई परतों को खोलने के लिए मिलेंगे। तब तक अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखते रहिए।